और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही है कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की है। जेपी नड्डा को उन्होंने चिट्ठी लिखी और ये कहा है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि उत्तराखंड में संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। कल देहरादून में हो सकती है विधायक दल की बैठक और न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की ये खबर है कि तीरथ सिंह रावत की तरफ से इस्तीफा देने की पेशकश की गई है। जेपी नड्डा को उन्होंने पत्र लिखा है। आपको बता दें, अब सीएम को लेकर 4 नामों पर चर्चा हो रही है, जिसमें धन सिंह रावत का नाम शामिल है, मदन कौशिक का नाम शामिल है। सीएम को 6 महीने में विधायक बनना जरूरी है, लेकिन नियम यह कहता है, संवैधानिक नियम यह कहते हैं कि अगर किसी राज्य में 1 साल से कम वक्त बचता है तो वहां पर चुनाव नहीं कराए जा सकते। और ऐसे में हवाला दे रहे संवैधानिक संकट का तीरथ सिंह रावत ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, पेशकश की इस्तीफे की तीरथ सिंह रावत ने कहा क्या है चिट्ठी में, जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में? इसे पेशकश नहीं कहा जा सकता क्योंकि 3 दिन से वो दिल्ली में थे और उन्होंने साफ साफ चिट्ठी में लिख दिया है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब वो पहुंच चुके हैं देहरादून। मुझे लगता है अभी 9 साढ़े 9 बजे रात्रि में वो गवर्नर को इस्तीफा भी सौंप देंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उन्होंने 2-3 बातें सीधे सीधे जनता के सामने पार्टी को कह दी है कि मैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाया हूं और जो विधानसभा जो चुनाव आयोग की जो नीतियां हैं, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक पूरे साल अब उपचुनाव नहीं हो सकते क्योंकि अगले साल वहां आम चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वो किसी सदन के सदस्य नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। यही बात उन्होंने पार्टी आलाकमान को कह दी है। 3 दिन की मशक्कत के बाद कोई रास्ता नहीं निकला था, इसलिए वो वापस लौट गए। मुझे लगता है कल विधायक दल की बैठक होगी, जो नाम चल रहे हैं उनमें से एक पर वो हो सकता है सहमति भी बन जाए। लेकिन एक चीज तो साफ हो गई है, कोई सांसद दिल्ली से नहीं जा रहा है इस बार। जो मौजूदा विधायक है उन्हीं में से एक वहाँ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनेगा, जो वहाँ उनको चुनाव में ले जाएगा। यानी विधायक दल की बैठक हो सकती है। कितनी जल्द फिर ये तमाम चीजें हो सकती है? आप बता रहे हैं कि अब तो कई नामों को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है, अब कोई रास्ता नहीं बचता, तो क्या कल तक इस्तीफा होगा तीरथ सिंह रावत का? देखिए, इस्तीफा तो मुझे लगता है वो जो उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है, वो उसे हम इस्तीफा ही मानकर चले तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि वो वहां उत्तराखंड गवर्नर को इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। दूसरी बात, अभी रात को वो गवर्नर से मिलने वाले हैं और अब से 1 घंटे के बाद हो सकता है वो औपचारिक रूप से गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंप दें और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें 9:30 बजे रात को। तो ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। वो लोकसभा में सांसद हैं, वो सांसद बने रहेंगे अपने इलाके से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कल विधायक दल की बैठक हो सकती है जिसमें विधायकों से ही एक नेता चुना जाएगा विधायक दल का, जो कि मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेगा। वहां चुनाव होने वाले हैं जल्द ही और पार्टी का काफी कुछ ताक दांव पर है, क्योंकि पिछली बार 67 सीटें जीतकर पार्टी आई थी, स्वीप किया था पार्टी ने। उसके लिए काफी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री बदलना उनके लिए काफी खासी परेशानी खड़ी कर सकता है और जनता में संदेश भी दे सकता है गलत। जी, शुक्रिया। तो तीरथ सिंह रावत की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। उन्होंने जेपी नड्डा को जो खत लिखा उसमें कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और अब राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से ये नियम है कि जहां 1 साल से कम वक्त बचा हो विधानसभा चुनाव में, वहां उपचुनाव नहीं हो सकते। और इसी का हवाला देते हुए तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया। कोरोना महामारी के दौरान सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी हर रोज नया दांव चलते हैं। अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी कभी कोरोना को लेकर कुप्रबंधन का मुद्दा उठाते हैं तो कभी बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और वैक्सीन के मुद्दे पर सवाल पूछते हैं। शुक्रवार को वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार के कई मंत्री और कांग्रेस आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने वैक्सीन की उपलब्धता पर सवाल उठाया, जिसके बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों ने राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये नया दौर शुरू हुआ राहुल गांधी के एक छोटे से ट्वीट के बाद। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई, #वेयर आर वैक्सीन्स। राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी को तथ्य समझ नहीं आते हैं और कांग्रेस को अब नेतृत्व बदलने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने पलटवार करते हुए लिखा, कल ही जुलाई महीने में वैक्सीन की उपलब्धता पर मैंने तथ्य रखे हैं। राहुल गांधी जी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं हैं या फिर वो समझते नहीं हैं?
अहंकार और अज्ञान के वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व बदलने पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी का ये ट्वीट देखने में तो छोटा है, लेकिन इस छोटे से तीर ने गंभीर राजनीतिक युद्ध छेड़ दिया। राहुल गांधी कहते रहे हैं कि देश में तेजी से वैक्सीनेशन होना चाहिए ताकि कोरोना के खिलाफ देश की जनता को एक सुरक्षा कवच मिल सके। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों ने एक के बाद एक बयान देने शुरू कर दिए। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को घेरते हुए उन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया कि वैक्सीन की 12 करोड़ डोज जुलाई महीने में उपलब्ध होंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की आपूर्ति से अलग है। राज्यों को 15 दिन पहले ही आपूर्ति के बारे में सूचना दी जा चुकी है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में गंभीरता के बजाय इस समय ओछी राजनीति का प्रदर्शन उचित नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी को भ्रम की बीमारी का शिकार बताया और उन्होंने राजस्थान सरकार की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद पर भी सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की। भ्रम की जो बीमारी इनकी है उसको हम सब लोगों को मिलकर दूर करना है। ये भ्रम की बीमारी तभी दूर होगा, इनको अस्पताल में भर्ती होकर के, कई लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना होता है, इनके लिए भ्रम का हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी के आरोप पर सत्ताधारी दल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तथ्यवार वैक्सीन की जानकारी दी। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आज आए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई। 400 रुपए की वैक्सीन खरीदी है आपने पंजाब सरकार ने, और उसको प्राइवेट अस्पतालों को 1,060 रुपए का बेचा, दुगने से भी ज्यादा, 2.5 गुना हो गया। उस पे प्राइवेट अस्पतालों ने और मुनाफा कमाया और आम जनता को ये 1,500 रुपए से 2,000 रुपए का पड़ा। राहुल गांधी के एक ट्वीट पर छिड़े सियासी वार पलटवार में केंद्र सरकार के मंत्री सहित बीजेपी ने वैक्सीन का पूरा आंकड़ा पेश कर दिया। साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों की 2 सरकारों को भी घेरा, क्योंकि इस समय देश में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जो इस वक्त का सबसे बड़ा मिशन है। केंद्र सरकार का दावा है कि देश में बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है और अगले कुछ महीनों में देश के बड़े हिस्से को वैक्सीन लगा दी जाएगी, जबकि सच्चाई ये है कि अब तक देश के 1/3 हिस्से को ही वैक्सीन दी गई है। केंद्र सरकार जुलाई महीने में राज्यों को 12 करोड़ डोज वैक्सीन की देने वाली है। इसके अलावा देश में 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ही अब तक ली है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस साल के अंत यानी दिसंबर 2021 तक वैक्सीन की 135 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। यानी सरकार की मंशा ये है कि उस हर व्यक्ति को वैक्सीन लगा दी जाए जो वैक्सीन लगवाने वाली उम्र की कैटेगरी में आता हो। उत्तर प्रदेश की सियासत में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश के राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की समाजवादी पार्टी की कवायद को ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही झटका दे दिया है और अब भागीदारी संकल्प मोर्चा से जुड़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के बीच खलबली पैदा कर दी है। 10 पार्टियों के इस छोटे गठबंधन से जुड़ने के बाद ओवैसी ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। योगी आदित्यनाथ कोरोना मैनेजमेंट और चुनावी तैयारियों में एक साथ जुटे हैं। इसी बीच ओवैसी ने कहा है कि वो और यूपी में उनके सहयोगी दल किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को दोबारा राज्य का सीएम नहीं बनने देंगे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। ओवैसी के इस बयान पर यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि विभाजन की राजनीति यूपी में नहीं चलने वाली। इंशाअल्लाह आपका उससे मैच खाता है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि आपके पूर्वजों ने कांग्रेस पर दबाव बनाकर जब मुस्लिम लीग में हुआ करते थे तो देश का विभाजन कराया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है। आज अखंड भारत की सरकार है, अखंड भारत के सोच की सरकार है। इसलिए जो खंड करने की बात करेगा उसको हमारी एजेंसियां खंड खंड करने का काम करेंगी।
दरअसल ओवैसी के साथ मिलकर 10 छोटी पार्टियों का प्लान छोटी जातियों और मुस्लिम वोट बैंक को साधने का है। ओवैसी की छवि मुस्लिम समर्थक और मुस्लिमों के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपने वाली रही है। उनकी नज़र यूपी के करीब 20% मुस्लिम वोटों पर है, जिस पर पहले से ही समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस का कब्जा माना जाता रहा है। इसलिए ओवैसी ने ऐलान किया है कि वो 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वो सीटें होंगी जहां मुस्लिम मतदाता अपना प्रभाव रखते हैं। यूपी में मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की राजनीति का दांव चल दिया गया है, लेकिन AIMIM की यूपी में एंट्री के साथ ही ओवैसी के गले में विरोधी पार्टियों ने बीजेपी एजेंट होने का पुराना तमगा फिर गाजे बाजे के साथ टांग दिया है, जिसके जवाब में AIMIM ने अखिलेश यादव, मायावती और यहां तक कि तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है। तो अगर एक यादव 8% वोट लेकर डिप्टी सीएम बनता है तो उसका हक है, और 20% मुसलमानों के लिए अगर मुसलमानों की तरफ से आसिम वकार की आवाज उठा देते हैं कि हमारा भी डिप्टी सीएम होना चाहिए, हमारा भी सीएम होना चाहिए, तो हम बीजेपी के एजेंट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूँ, समाजवादी है, बहुजन है और तमाम पार्टियां हैं, ये पूरे राष्ट्र का सवाल है। देश का तकरीबन हर वो सियासी दल जो एनडीए से बाहर है, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप लगाते रहे हैं। ओवैसी ने जिन राज्यों में चुनाव लड़ा, वहां उनकी पसंद मुस्लिम बहुल सीटें रहीं, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक मानने वाली राजनीतिक पार्टियों का खेल खराब होने लगा। अब यूपी में भी ऐसे ही आसार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी के उतरने के बाद उन पार्टियों की चिंता बढ़ गई है जो मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानते हैं। इससे पहले ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर कमाल कर दिया था। वहां ओवैसी का गठबंधन बसपा के साथ था। हालांकि ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी बसपा से गठबंधन चाहते थे, लेकिन बिहार में चोट खाई मायावती ने इससे इनकार कर दिया। अब ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे से जुड़ने के बाद ये माना जा रहा है कि राजभर के मोर्चे में कोई मुस्लिम नेता नहीं है, और अगर मुस्लिमों का वोट ओवैसी की वजह से इस तरफ शिफ्ट हुआ तो यूपी की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। यूपी में चुनावी घमासान के बीच विपक्ष के 2 दलों में संग्राम शुरू हो गया है। 2022 में बीजेपी को हराने का संकल्प लेने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि वो छोटे दलों से समझौता करेंगे, बड़ों दलों से नहीं, क्योंकि 2019 में उनका अनुभव ठीक नहीं रहा। जिसके बाद मायावती ने ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो दलित विरोधी सोच वाले हैं। अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी में चुनावी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जनता ने बीजेपी को जिस बदलाव के लिए वोट दिया था वो उन्होंने भुला दिया है। इसलिए 2022 में समाजवादी पार्टी बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करने जा रही है। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का ये बयान बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को नागवार गुजरा, क्योंकि अखिलेश ने जिस बड़े दल के साथ गठबंधन न करने का जिक्र किया था वो बीएसपी के लिए था। इसलिए मायावती ने ट्वीट करके अखिलेश पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासकर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभवों तथा इसकी भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी और प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही बेहतर समझती हैं, जो कि सर्वविदित है। इसलिए आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेंगी। ऐसा कहना और करना समाजवादी पार्टी की महालाचारी नहीं है तो और क्या है। 1993 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। 176 सीटें जीती और छोटे दलों का साथ मिलाकर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर 2019 में बुआ और भतीजे ने सियासी गठजोड़ की, लेकिन उसका अनुभव ठीक नहीं रहा। जिसके बाद सियासी गठबंधन तो छोड़िए, एक दूसरों को बयान को सुनने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि ये दोनों ही पार्टियां उत्तर प्रदेश के इतिहास के मुताबिक, सियासत के मुताबिक समीकरण को बिगाड़ने में माहिर है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 2022 के चुनाव में बीजेपी से लड़ने के बजाय ये दोनों आपस में ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी के बाद बड़े दलों के नाम पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस हैं, लेकिन तीनों के साथ चुनाव लड़ने के सियासी अनुभव अच्छे नहीं रहे। इसलिए अब उनमें आपस में ही घमासान चल रहा है और सभी खुद को एक दूसरे से बेहतर दल बता रहे हैं। कुछ लोग नारों के साथ चुनाव में आएंगे, पर कुछ लोग काम के साथ चुनाव में आएंगे। कांग्रेस पार्टी
अपने अतीत में किए हुए कामों के दम पर और भविष्य के निर्माण के दम पर चुनाव में आएगी। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, समाज के विकास की बात करती है, समाज के हर वर्ग हर व्यक्ति को पैर पे खड़े होने की वकालत करती है। समाजवादी पार्टी इस बात की चिंता नहीं करती कि कौन क्या कहता है, उसे सिर्फ जनता की चिंता रहती है। उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए बीजेपी ने एक बार फिर 350 प्लस की तैयारी की है, लेकिन उसे रोकने के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस जैसे दलों को कई ठोस रणनीति बनानी होगी, क्योंकि आपस में लड़कर यूपी की बड़ी जंग जीतना मुमकिन नहीं है। अखिलेश यादव और मायावती दोनों को अपने वोट बैंक पर भरोसा है। मुश्किल यह है कि दोनों ही दल अपने को बड़ा बताने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2022 के चुनाव से पहले दोनों ही दलों का राजनीतिक अनुभव ठीक नहीं रहा। ऐसे में दोनों को ही ज्यादा सीटें चाहिए, दोनों ही सत्ता के दावेदार हैं, दोनों सीएम पद के दावेदार हैं और दोनों को कुर्सी चाहिए। ऐसे में साफ है कि दोनों के वोट बैंक क्या करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन छोटे दलों के साथ समझौता करने की बात अखिलेश यादव कह चुके हैं और वो अपना पत्ता खोल चुके हैं, लेकिन मायावती ने भी अपना पत्ता नहीं खोला। लेकिन अखिलेश यादव पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ती। देश के बड़े शहर मुनव्वर राणा से जुड़ी यह खबर। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर फायरिंग ने सबको चौंका दिया था, लेकिन रायबरेली पुलिस ने अब इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। उनका कहना है कि तबरेज ने खुद पर ही फायरिंग कराई और चाचा के खिलाफ मुकदमा दायर करा दिया। पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर ये साजिश रची तबरेज ने और इस पर चाचा को फंसाने की कोशिश की। इस पूरे मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी पुलिस ने की है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा पर हुई फायरिंग का मामला अब नया रंग ले चुका है। रायबरेली पुलिस का दावा है कि पीड़ित इस मामले में आरोपी है। पुलिस के मुताबिक तबरेज आलम ने जमीन विवाद के चलते अपने ही चाचाओं को फंसाने की साजिश रची थी। शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी पुलिस ने इस मामले में हलीम घोसी, सुल्तान शूटर, सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सत्येंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पारिवारिक झगड़े की इसी कहानी का पर्दाफाश करने के लिए रायबरेली पुलिस ने जब मुनव्वर राणा के घर पर छापेमारी की तो आधी रात को जबरदस्त हंगामा हुआ। मुनव्वर राणा समेत उनके परिवार का आरोप है कि इस मामले में उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। जो पुलिस बड़ी गैरतमंद हो रही है, डायलॉग बोल रही है, तो जो मेरे खिलाफ जो उन लोगों ने नोटिसें भेजी हैं वो 7 तारीख को पेशी लगी है। जरा उनसे पूछा जाए कि एक बीमार मरते हुए आदमी को इस तरह खींच के मुकदमे में लाना, जिसके पास इतना सा कागज भी नहीं होगा, सब कागजात सब उन्हीं के पास होंगे। इतना ही नहीं, अपने घर पर हुई छापेमारी की इस कार्रवाई की तुलना मुनव्वर राणा ने बिकरू कांड से कर दी। ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड, तो ठीक है इनमें से कोई मुझे मार भी देता, अन्ना भी मारे, तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। उधर मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया ने भी पुलिस पर बगैर वारंट घर में घुसने के आरोप लगाए। अगर आप आए थे लीगल प्रोसेस में आए थे, आप कागज दिखाते, उसके बाद आप कहते मुझे घर चेक करना है। ये 30-35 आदमी आप किसी गैंगस्टर के घर पे नहीं आए थे, आप एक शरीफ आदमी के घर आए थे। आप कागज दिखाते, आप कहते कि मुझे चेक करना, भाई आप चेक कर लीजिए। लेडी पुलिस, आप 35-40 आदमी किसी के डायरेक्ट घर में चले जाते हैं और सिर्फ औरतें हों, क्या आपको लगता है कि ये लीगल हुआ है? शायद मुनव्वर राणा ने कभी खुद ही कहा था कि मोहब्बत करने वालों में झगड़ा डाल देती है, सियासत रिश्तों में मट्ठा डाल देती है। और तबरेज राणा पे जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि तबरेज राणा ने अपने रिश्तों में मट्ठा डाल दिया है। रायबरेली पुलिस का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर अपने ऊपर ही तबरेज ने फायरिंग कराई ताकि वो अपने चाचा को इसमें फंसा सके। मुनव्वर राणा के इस पारिवारिक झगड़े की कहानी सियासत के गलियारों में भी सुर्खियों का सबब बन गई है। बीजेपी मुनव्वर राणा से अब इस सिलसिले में सवाल कर रही है। मामला फर्जी निकला और उसी मामले में मुनव्वर राणा के बेटे से पूछताछ के लिए रायबरेली की पुलिस आई हुई थी। तो इतना नागवार क्यों गुजर रहा है आपको? क्या जो देश का कानून और संविधान आपको एफआईआर कराने का अधिकार देता है तो आपके भतीजों को भी निष्पक्ष जांच का अधिकार नहीं देता है?
इतना दोहरापन क्यों मुनव्वर राणा जी? मुनव्वर राणा का रायबरेली में अपनी पुश्तैनी जमीन को लेकर अपने भाइयों से विवाद चल रहा है। बीती 28 तारीख को तबरेजदारा ने पुलिस में ये कंप्लेंट लिखाई कि उनकी गाड़ी पर किसी ने गोली चलाई है और इस कंप्लेंट में उन्होंने इस्माइल, जमील, शकील, राफी के साथ अपने भतीजे यासिर को नामजद किया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस अब इस पूरे केस की कलही खोल रही है तो उस पर मुनव्वर साहब का ही शेर याद आता है कि कहानीकार लिख रहा है बैठा आसमानों पर, ये कल मालूम होगा कि वो किसको क्या बनाता है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। गाजीपुर और लखनऊ में दर्ज उसके खिलाफ मुकदमों को आधार बनाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन मुकदमों के जरिए मुख्तार अंसारी की काली कमाई और अवैध संपत्तियों का पता लगाया जाएगा। योगी सरकार बनने के बाद से माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। एक तरफ जहां अपराधियों के अवैध साम्राज्य को कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है तो वहीं उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मऊ से बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा जा रहा है। ईडी इस बात का पता लगाएगा कि मुख्तार के पास कितनी अवैध संपत्तियां हैं। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि संपत्ति बनाने के लिए मुख्तार के पास पैसा कहां से आया। जांच में संपत्तियां अवैध पाई गईं तो बाकी बाहुबलियों की तरह ही मुख्तार की संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ आपराधिक मुकदमों समेत जमीन की हेराफेरी, अवैध कब्जे और गबन के आरोप में कई केस दर्ज हैं। गाजीपुर में विधायक निधि निकालने समेत कई आरोप में उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। अंसारी पर आरोप है कि उसने विधायक निधि से 25 लाख रुपए का गबन किया है। ईडी की जांच के दायरे में अंसारी की मां, उसके बेटे और पत्नी भी आ सकती हैं। देश के कई राज्यों समेत नेपाल में भी उसकी बेनामी संपत्ति होने का आरोप है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि मुख्तार के साथ साथ नोएडा और लखनऊ में बने अंबेडकर स्मारक घोटाले में भी ईडी अफसर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल मुख्तार पर कसे शिकंजे से साफ है कि रोपड़ जेल में ऐश से रहने वाले विधायक की यूपी वापसी के साथ ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अप्रैल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट किया था। पंजाब में बीमारी का बहाना बनाकर मुख्तार अंसारी निजी एम्बुलेंस में सफर कर रहा था और वो व्हील चेयर पर बैठा था। लेकिन बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने के दौरान ही मुख्तार की निजी एम्बुलेंस का भेद खुल गया और उसे सरकारी वाहन से उत्तर प्रदेश लाया गया। अप्रैल से लेकर अब तक जांच एजेंसियों का मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है।